मुझे आज भी अपने बुजुर्गों के वो किस्से याद हैं, जब वो सर्दियों की रातों में चूल्हे के गिर्द बैठकर हमें वो तारीख सुनाया करते थे। एक ऐसी तारीख जिसने धरती का रंग ही बदल दिया। और जिसे हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी आंखों से देखा था। ये कहानी है दिल्ली सल्तनत के अरूजो ज़वाल की। एक ऐसी सल्तनत जो ताकत, जंग, मज़ाहमत और सकाफत की अलामत बन गई। डियर व्यूअर्स, आज की वीडियो का टॉपिक अहम होने के साथ साथ वसी भी है, इसलिए मैंने आपकी सहूलत के लिए वीडियो को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। पहले हिस्से में हम दिल्ली सल्तनत के इब्तदाई हुक्मरानों के अरूज ज़वाल की कहानियों को देखेंगे, वो हुक्मरान जिन्होंने इस सल्तनत की बुनियाद रखी और इसको ताकतवर बनाया। दूसरे हिस्से में हम बाद के हुक्मरानों, उनके ज़वाल, बगावतों, जंगों और मुगलों के अरूज तक के सफ़र को बयान करेंगे। वीडियो के दोनों पार्ट्स एंड तक जरूर देखिएगा ताकि आपको कहानी की मुकम्मल तौर पर समझ आ सके। व्यूअर्स, 12वीं सदी का इख्तिताम करीब था। 1206 सीई में मोहम्मद गौरी की डेथ के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने आप को आज़ाद सुल्तान करार दे दिया और दिल्ली सल्तनत की बुनियाद रखी। वो ममलूक डायनेस्टी यानी गुलाम खानदान के पहले सुल्तान बने। इनका दौरे हुकूमत अगरचे मुख्तसर था, मगर इसमें उन्होंने एक मजबूत और मुनज़्ज़म हुकूमत की बुनियाद डाल दी थी, जो आने वाली कई सेंचुरीज तक सब कॉन्टिनेंट में मुसलमानों की गवर्नमेंट का मरकज बनी। बतौर सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली को फौजी और सियासी दारुल हुकूमत बनाया। उन्होंने मकामी हिंदू राजाओं के साथ एग्रीमेंट्स किए ताकि बगावतों को रोका जा सके और सल्तनत में इस्तेहकाम पैदा हो। वो अपनी अदल पसंदी की वजह से अवाम में बहुत ज्यादा मशहूर थे, इसीलिए उन्हें लख बख्श भी कहा जाता था। इनके दौर में कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद की तामीर का आगाज हुआ, जो आज भी इनकी शान शौकत की याद दिलाता है। 1210 सीई में अपने दौरे हुकूमत के अरूज पर कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर के एक ग्राउंड में पोलो खेल रहे थे। वो अचानक घोड़े से गिरे और उनको बहुत ज्यादा शदीद चोटें आईं। वो इसी हादसे में जाँ बहक हो गए थे। उन अचानक और बहुत ज्यादा अफसोसनाक थी। इन्हें लाहौर में दफन किया गया, जहां आज भी उनका मजार मौजूद है। कुतुबुद्दीन ऐबक का दौरे हुकूमत अगरचे सिर्फ 4 सालों पर मुश्तमिल था, लेकिन वो दिल्ली सल्तनत के लिए एक बहुत ही मजबूत बुनियाद छोड़कर गए थे, जिस पर आने वाली नस्लों ने एक ताकतवर सल्तनत कायम की। कुतुबुद्दीन ऐबक बाद दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल उनके बेटे आराम शाह ने संभाला, लेकिन आराम शाह एक नातजर्बाकार और कमजोर हुक्मरान साबित हुआ, जिसकी वजह से ना ही टर्किश नोबल्स और ना ही अवाम उनसे खुश थे। इस सूरत हाल में टर्किश नोबल्स ने शमसुद्दीन अल्तुतमिश को दिल्ली आने की दावत दी, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद भी था। 1211 में शमसुद्दीन अल्तुतमिश ने दिल्ली में आकर आराम शाह को शिकस्त दी और वो ममलूक सल्तनत के तीसरे और एक मजबूत सुल्तान बन गए। अल्तुतमिश ने न सिर्फ सल्तनत संभाला, बल्कि इसको एक पावरफुल एम्पायर में कन्वर्ट कर दिया। अपने दौर में अल्तुतमिश ने बगावतों को कुचलकर सल्तनत को मुस्तहकम किया, दिल्ली को बाकायदा दारुल हुकूमत बनाया और बगदाद के अब्बासी खलीफा से खिलाफत की बाकायदा मंजूरी हासिल की। इस तरह अल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक पावरफुल सल्तनत में तब्दील कर दिया। शमसुद्दीन अल्तुतमिश 1236 सीई में हुई और इसके बाद दिल्ली सल्तनत का दौर एक कमजोर और गैर यकीनी हालात में दाखिल हुआ। अल्तुतमिश ने अपनी जिंदगी में ही अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना नामजद मुकर्रर किया था, क्योंकि वो निहायत ज़हीन, तालीम याफ्ता और इंतजामी सलाहियतों की हामिल थी। मगर उस वक्त की रवायती अशराफिया एक औरत को अपना सुल्तान मानने के लिए तैयार नहीं थी। इब्तिदा में अल्तुतमिश के बेटे रुकनुद्दीन फिरोज शाह को तख्त पर बिठाया गया, मगर वो निहायत अयाश
बदमाश और नाहल हुक्मरान साबित हुआ। इस दौरान सल्तनत में बगावतों ने जोर पकड़ लिया। तुर्किश नोबल्स और अवाम की रुकनुद्दीन फिरोज शाह के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गई। चुनाचे चंद ही महीनों में इसको डिस्क्वालीफाई कर रजिया सुल्तान को तख्त पर बिठा दिया गया। रजिया सुल्तान सब कॉन्टिनेंट की पहली मुस्लिम खातून सुल्तान बनी। इसने हैरान कुन सलाहियतों के साथ सल्तनत को संभाला, बगावतों को दबाया और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स की। वो अवाम में तो मकबूल थी, लेकिन दरबारी उमरा को एक औरत की हुकूमत काबिल कबूल नहीं थी। तुर्किश नोबल्स ने इसके खिलाफ साजिशें करना स्टार्ट कर दी। 1240 में अल्तुतमिश के एक पुराने गुलाम और उमरा की मदद से रजिया सुल्तान को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया और इसके बाद उसका दिया गया। राजिया के बाद सल्तनत में सियासी अदम इस्तेहकाम शुरू हो गया। कई कमजोर सुल्तान आए, जैसा कि बहराम शाह और अलाउद्दीन मसूद तख्त पर आते रहे और गिरते रहे। आखिरकार 1246 तक तुर्क उमरा ने गियासुद्दीन बलबन को इक्तदार में अहम मकाम दिया और 1266 आते आते वो खुद एक सुल्तान बन गया। बलबन एक सख्त और मुनज्जम हुक्मरान था। इसने सल्तनत में सेंट्रल पावर को मजबूत किया। बलबन के दौर में राजपूतों और मुगलों के खिलाफ कामयाबी से एक्सपीडिशंस चलाई गईं। 1287 में बलबन की डेथ के बाद सल्तनत दोबारा से कमजोर हाथों में चली गई। इस सारे सियासी अदम इस्तेहकाम के बाद फिर वो नाम आया जिसका नाम सुनकर सब लोग कांपते थे। जी हाँ, अलाउद्दीन खिलजी। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो एक तूफान था। इसके लश्कर जमीन को हिला दिया करते थे। इसके खिलाफ राजपूत राजाओं ने तलवारें उठाकर अपनी जान तक दे दी और औरतों ने जोहर भी किया, लेकिन सर नहीं झुकाया। इस दौर में सल्तनत बहुत ज्यादा स्पीड के साथ फैलती गई। दिल्ली सल्तनत दुनिया के नक्शे पर एक ताकत बन चुकी थी। अलाउद्दीन खिलजी डायनेस्टी के दूसरे बड़े हुक्मरान और सब कॉन्टिनेंट के सबसे ज्यादा ताकतवर, ज़हीन और जुर्रतमंद हुक्मरानों में से एक थे। वो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे थे, लेकिन इक़्तिदार के लिए इसने 1296 में जलालुद्दीन खिलजी को दिया और दिल्ली सल्तनत के तख्त पर कब्जा कर लिया। इसका दौर न सिर्फ फौजी फतोहात बल्कि इंतजामी इस्लाहात और सख्त नज़्म ज़ब्त के लिए मशहूर है। तख्त संभालते ही सबसे पहले अलाउद्दीन ने अंदरूनी बगावतों को दबाया और इसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को मजबूत किया। इसने उमरा और अशराफिया की पावर को भी लिमिट किया और सुल्तान को पावर का वाहिद मरकज बनाया। वो हर तरह की साजिशों से बाखबर रहता था और इसके लिए उसने जासूसी का एक मुनज़्ज़म निज़ाम कायम किया हुआ था। इसकी सबसे बड़ी फतोहात में से राणा रतन सिंह और चित्तौड़ का मुहासरा, गुजरात, मालवा, रंगपुर और दक्कन तक फतोहात और मंगोल हमला आवरों को कई बार शिकस्त देना था। अलाउद्दीन खिलजी ने माशी और इंतजामी इस्लाहात भी की। बाजार में कीमतों को कंट्रोल किया, अनाज और अशिया के लिए गोदाम बनाए, फौजियों की सैलरीज को इंक्रीज किया, टैक्स के निजाम को मुनज़्ज़म किया, जिसकी वजह से सल्तनत बहुत ज्यादा मजबूत हुई। वो बहुत ज्यादा सख्त हुक्मरान था, साजिश बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता था और अपने मुखालफिन को बेरहमी करता था। अपने इक़्तिदार के आखिरी सालों में वो बीमार पड़ गया और दरबार का कंट्रोल मलक काफूर के हाथ में आ गया। 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की इसके बाद खिलजी डायनेस्टी भी कमजोर पड़ गई, जिसकी वजह से तुगलक खानदान को पावर में आने का मौका मिला। अलाउद्दीन खिलजी का दौर आज भी ताकतवर हुक्मरानी के दौर पर याद किया जाता है। अलाउद्दीन की डेथ के बाद इसका छोटा बेटा शहाबुद्दीन नामजद किया गया, लेकिन वो कम उम्र और ना तजर्बाकार था। इसका फायदा उठाते हुए दरबार का बासर ख्वाजा सरा मलक काफूर अमलन सल्तनत का हुक्मरान बन गया। मलक काफूर ने अलाउद्दीन के बेटे को एक पपेट बादशाह बनाकर अपनी हुकूमत चलाई, लेकिन उसकी जालमाना पॉलिसियों की वजह से उमरा और अवाम में बेचैनी बढ़ने लगी। 1316 के आखिर में मलक काफूर को उसके दरबार में किया गया और जल्द ही दरबार का कंट्रोल अलाउद्दीन के एक और बेटे कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के हाथों में आ गया। मुबारक शाह ने शुरू में नर्म रवैया इख्तियार किया, जिसकी वजह से सल्तनत में इस्तेहकाम आ गया, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ इसकी हुकूमत अयाशी और बदउनवानियों का शिकार हो गई। इसी दौर में एक मशहूर फौजी गियासुद्दीन तुगलक ने अपनी पावर को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना शुरू कर दिया। मुबारक शाह के दरबार में खुसरू शाह ने भी बगावत कर दी और मुबारक शाह करके दिल्ली सल्तनत का तख्त हासिल कर लिया, मगर ये कब्जा ज्यादा टाइम तक ना चल सका और 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने खुसरू शाह को शिकस्त देकर तुगलक डायनेस्टी की बुनियाद रख दी। यूं खिलजी खानदान का दौर एक खूनी साजिशों की वजह से इख्तिताम पजीर हुआ और इसी के साथ एक नई पावर तुगलक डायनेस्टी का आगाज हुआ। गियासुद्दीन तुगलक एक बहुत ही मजबूत और मुनज़्ज़म हुक्मरान बना। इसका असल नाम
गाजी मलिक था और इसका ताल्लुक टर्किश नस्ल से था। ये बेसिकली अलाउद्दीन खिलजी के दौर में एक मशहूर सिपह सालार के तौर पर मशहूर हुआ था। इसकी वजह शोहरत मंगोलों के खिलाफ कामयाब दिफा था। दिल्ली सल्तनत का कंट्रोल संभालने के बाद उन्होंने फौज और अदलिया में बाकायदा इस्लाहात की और इन्होंने दिल्ली के करीब तुगलकाबाद किले की तामीर भी की। इसने एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को असर नो दोबारा से मुनज़्ज़म किया। गियासुद्दीन तुगलक ने बंगाल, बिहार और जनूबी इलाकों में अपने एक्सपीडिशंस करते हुए टेरिटरी को एक्सपैंड किया। इसकी हुकूमत के दौरान दिल्ली सल्तनत में इस्तेहकाम आया और अमनो अमान की सूरत हाल भी बेहतर हो गई। 1325 में जब वो बंगाल से एक कामयाब एक्सपीडिशन के बाद वापस आ रहा था तो उसके एजाज में मुनक्कद शुदा एक तकरीब में शमूलियत के दौरान छत गिरने से उसकी ये एक बहुत ही अफसोसनाक हादसा था, लेकिन कुछ हिस्टोरियंस के मुताबिक ये एक प्लान। इसकी मौत के बाद इनका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत के तख्त को संभाला। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत को आगे किस तरह से चलाया, इससे आगे आने वाले हुक्मरान और दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल वीडियो के पार्ट 2 में जरूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अप टू द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।